जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 68 चलेगा। और साथियों, इससे पहले आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज में कोई भी क्लास हो, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का या फिर साइंस का, सब क्लास आपको मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में। ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर डी प्रधानमंत्री के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, भारत के अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, पॉलिटी क्लास में हमने आपको महाभियोग प्रक्रिया के बारे में डिटेल में बता रखा है। तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही सूचना देना पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, संसद के द्वारा। अच्छा, महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये पारित कब हो जाता है? तो देखिए, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो संसद के 1/4, ठीक है, जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर अगर हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, संसद द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो देखिए साथियों, हमारे संविधान में अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है इसी में बताया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? तो संविधान का जो 7वीं अनुसूची है इसी में। तो समवर्ती सूची में यहाँ पर आ जाएगा शिक्षा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और पंचायती राज के बारे में भी पॉलिटी क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। साथियों, आपका बिहार पुलिस 2025 के लिए जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बैच में आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो गया है, जिसमें पॉलिटी से लगभग 12 प्रैक्टिस सेट और साइंस में लगभग 17 और ज्योग्राफी में लगभग 7 प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी भी समय है, फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है, क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, इस पर मैसेज कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 1957 में। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। अच्छा, इस समिति ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? तो नवंबर 1957 में। नवंबर 1957 में इस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था। एक समिति है अशोक मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो 1977 में। और ये समिति जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है। इस समिति ने पंचायती राज के लिए 2 स्तरीय संरचना दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने
पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय संरचना को दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आंसर है 2026 तक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो पंचायती राज की बात करें, ये सबसे पहले राजस्थान के नागौर से स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर 1959 से। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राजस्थान जो है पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य बनता है और आंध्र प्रदेश जो है लागू करने वाला दूसरा राज्य बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अच्छा, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था किस समिति के सिफारिश पर? तो LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर। ठीक है, LM सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। कौन से संशोधन से? तो 73वां संशोधन। ठीक है, जो कि 1992 में हुआ था, इसी से संवैधानिक दर्जा मिला था। और ये संशोधन लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल कितना विषय दिया गया है? तो टोटल 29 विषय दिया गया है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। भाग पूछे तो भाग 9। आगे देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? और देखिए साथियों, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस 2025 के लिए तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, जमकर तैयारी कीजिए, तभी आपका इस बार सिलेक्शन होने वाला है। आप सभी जानते हैं इस बार बिहार पुलिस में बहुत ही बम्पर पदों पर नई भर्ती आ रही है। तो अगर आपको इस बार जाना है तो अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए और डेली क्लास को कीजिए। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। आर्टिकल 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। किस किस क्षेत्र से? तो साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला तथा सामाजिक सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? और बिहार पुलिस के बैच में आपका जो नोट्स डेली हम दे रहे हैं, टोटल आपका 32 नोट्स अपलोड हो चुका है। ठीक है, टोटल 32 नोट्स अपलोड हो चुका है। धीरे धीरे आगे भी आपको नोट्स मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। पंचायत व्यवस्था जो है यह स्थानीय स्वशासन का एक रूप है और ये जो है राज्य का विषय है, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 का 1। ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 42वां संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि संविधान में जोड़ा गया था, इसीलिए 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता
और अखंडता। ठीक है, इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है। और साथियों, बिहार पुलिस 2025 के बैच में बहुत ही जल्द आपका स्पेशल बिहार जीके और हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है। तो चंद्रमा के कारण। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, किसके कारण, चंद्रमा के कारण। आगे देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है। मान लीजिए ये सन है और ये क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। सबसे छोटा दिन कब होता है। चलिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर का दिन सबसे छोटा और 21 जून का दिन सबसे बड़ा माना जाता है। और पूछे किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है 21 मार्च। और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। तो याद रखिएगा, 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, यह है 1921 का वर्ष। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर का अंश क्या होता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे वैसे राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र का अंश भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में नाबार्ड कहा जाता है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में किया गया था। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना हमने आपको बताया है 12 जुलाई 1982 को होता है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, चले छठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल पूछे तो 1951 से लेकर हो जाएगा 56 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और पहला वाला पूछे तो आप लोग बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। दूसरा तो आपका पीसी महालनोबिस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। चलिए, पहला जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका हेराल्ड-डॉमर मॉडल। ठीक है, हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित था प्रथम वाला, और दूसरा पीसी महालनोबिस।
तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। ठीक है, आर्थिक सुनियोजन जो है लोगों के कल्याण और उनके विकास के लिए किया जाता है और यह समवर्ती सूची का विषय है जिस पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची में आता है। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान इस प्रकार से है। सबसे अधिक योगदान जो है ये तृतीय क्षेत्र का होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र माना गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और इसके स्थान पर अभी वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में यूरेनियम पर क्या किया जाता है? हल्के न्यूट्रॉन की बम वर्षा करवाई जाती है, जिससे भारी नाभिक जो है वो हल्के नाभिकों में बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। अच्छा, पिच ब्लेड पूछा जाता है। पिंच ब्लेड ये किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? आंसर हो जाएगा उत्तर। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई की नोक जो है सदैव वो उत्तर दिशा की तरफ होती है। चलिए आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करने के लिए क्या किया जाता है? तो नलिका में आर्गन गैस को भरा जाता है और पारे के वाष्प एवं तंतु को गर्म किया जाता है। जब दोनों तंतु गर्म हो जाता है तब क्या होता है? नली में श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? तंतु को गर्म करके। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है, पारे के वाष्प एवं तंतु को गर्म किया जाता है तो श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि तंतु को गर्म करने पर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को अलग अलग रंगों में बांट सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था साइंस क्लास में, T = 2 पाई × √L/g। तो टाइम पीरियड जो है यहाँ पर देख सकते हैं लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान है, तो कहीं भी ऑप्शन में आप कहीं भी सूत्र में आपको m दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर कहीं भी समय नहीं है, तापमान भी कहीं नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? एल पर निर्भर करता है लोलक की कालावधि। यहाँ पर एल क्या है? लंबाई है। जी क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वीय त्वरण है। और बड़ी टी क्या है? आपका लोलक का आवर्तकाल। चलिए आगे देखते हैं। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? इसका आंसर है पोटेशियम साइनाइड। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो पीतल के लिए हमने ट्रिक आपको बताया था, आपको पिताजी याद रखना है, ठीक है, पिताजी। तो यहाँ से पीतल हो जाएगा, ता से तांबा, जी से जिंक, जिंक बोले तो जस्ता, यानी तांबा और जस्ता से बनता है पीतल। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर तांबा में टीन को मिला दे तब क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका कांसा। तो कांसा जो है कॉपर टीन और कॉपर जस्ता से पीतल। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में लौह धातु होती है। कौन सी धातु? लोहा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पानी बनेगा। अच्छा, पानी की बात करें, इसका अनुसूत्र होता है H2O। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो H2O पानी का अनुसूत्र है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका अनुपात कितना होता है भार में? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछे भार में कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान संख्या 16, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, ठीक है। तो 2 16 कट जाएगा 8, यानी कि 1:8 के अनुपात में होता है जल के सूत्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात। कितना? तो याद रखिएगा 1:8 के अनुपात में। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है और हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का अनिवार्य अंग होता है। तो अगर आपसे पूछे कि सभी अम्लों का अनिवार्य अंग कौन सा होता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। सोने को घोला जा सकता है, बताइए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बता चुके हैं। एक्वा रेजिया के मिश्रण में सोने को घोला जाता है और एक्वा रेजिया में 3 भाग क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 भाग HNO3 रेशियो 3 HCl, ठीक है। तो इसका अनुपात 3:1 होता है या फिर 1:3, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है 1 अनुपात में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग में होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल अधिक होता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? तो एस्पिरिन क्या है? एक दर्द निवारक औषधि है और यह मुख्य रूप से बुखार में क्या एस्पिरिन का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो बुखार आने पर दिया जाता है एस्पिरिन को। ये दर्द निवारक औषधि है और ये विली नामक पेड़ से प्राप्त होता है। किससे? विली नामक पेड़ से। यहाँ पर लिख देते हैं, विली नामक एक पेड़ होता है, उसी के छाल से ये दवा बनती है एस्पिरिन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक पेड़ से प्राप्त होता है एस्पिरिन। चलिए बताइए, अम्ल वर्षा होती है।
देखिए एसिड रेन के लिए 2 गैसें उत्तरदायी है। कौन कौन सा? एक आपका है नाइट्रोजन का ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल में होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी के कारण होता है। तो 2 गैसें हैं और यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है, कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला बनाने से या फिर लकड़ी से होता है। तो ये होता है सबसे अधिक कारखानों से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। गन्ना सबसे अधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, जूट सबसे अधिक पूछे तो पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो स्पेशल बिहार जीके का टोटल हम 5 नोट्स अपलोड कर चुके हैं बिहार पुलिस बैच में। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर साफ उसमें लिखा हुआ है बिहार का सबसे पूर्वी, बिहार का सबसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, सब वहाँ पर लिख दिए हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सबसे पूर्वी भाग हो जाएगा कटिहार। सबसे पश्चिमी पूछे तो कैमूर, सबसे पश्चिमी पूछे तो कैमूर हो जाएगा। सबसे उत्तरी पूछे तो पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी पूछे तो गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चिनूक यूएसए सही है, फॉन आल्प्स पर्वत ये भी सही है, सिरोको कनाडा दिया ये गलत है। सिरोको जो है ये सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा है सिरोको, तो कनाडा नहीं होगा। बाकी लू भारत में चलता है, ये सब सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा नक्षत्र, ये सौर मंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये कई बार बता चुके हैं, राजमार्ग के विकास से। ठीक है, इसमें 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ा गया है, मुंबई से फिर चेन्नई को जोड़ा गया है, चेन्नई से कोलकाता को, कोलकाता से दिल्ली। तो अगर आपसे पूछे स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन से 4 बड़े नगरों को जोड़ा गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को। ठीक है, तो चले साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बिहार पुलिस का बैच। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और भी डिटेल में जानना है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अभी भी समय है, जिन्होंने परचेज नहीं किया है आप लोग जाकर ले सकते हैं।